नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने राज्यों के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी दर 2018 में 5.7% थी, लेकिन अब 4.7% हो गई है। 5 अगस्त से राजस्थान में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और इससे ये संदेश जाएगा राजस्थान खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। इस बार 58 लाख से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो तमाम लोगों को जिस प्रकार से हम लोगों ने नौकरी देने की बात थी, करीब 3 लाख का हम टारगेट रखा है। आधे से अधिक टारगेट पूरा हो गया, नौकरी लगती जा रही है। और मैं समझता हूँ बेरोजगारी दर जो है 2018 के अंदर राजस्थान में 5.7 थी, वो 4.7 हो गई। कहने का मतलब, कहने को बहुत सारी बातें हैं। ये इस मौके पर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे तमाम प्रदेशवासी जुड़े हुए हैं, या हमारे जो जुड़े हुए हैं गांव वाले, उनको महसूस होना चाहिए कि तमाम ये जो लाभार्थी हैं, जो परिवार वंचित रह गए हैं, उन तक भी आप इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास करें। मेरा यही अपील है आप सबसे, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार एक्सीडेंट होते हैं, तो कई एक्सीडेंट में तो जुड़े हुए चीनी योजना से 5 लाख रुपये मिल जाते परिवार को। कई खबरें आती है कि वो परिवार जुड़ा हुआ नहीं था, तो क्यों नहीं जुड़ा हुआ था, ये नौबत क्यों आए? तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ 80 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। 15-20 लाख परिवार बचे होंगे लगभग, वो जुड़े वहाँ पर, उससे भी योजनाओं को लाभ लें। वो तमाम लोगों को जिस प्रकार से हम लोगों ने वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसक घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ने के लिए 15 टीम बनाई गई है। मामले में सीआईडी इनपुट जुटा हुआ है। उपद्रव को देखते हुए जिले में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। हरियाणा से जुड़े राजस्थान के भरतपुर की सीमा को भी सील कर दिया गया है। 2 समुदाय में हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उपद्रव को देखते हुए शाम को जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 जिले में लागू कर दी है। शाम 4 बजे के बाद 2 अगस्त तक के लिए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरीके के अफवाह को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाया गया है। मेवात से जो आपसी तनाव की, पत्थरबाजी की जो खबरें आई हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी पीड़ादायक हैं। इस अवसर पे मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूं कि आपसी भाईचारा बिगड़ने ना दें। हर हालत में आपसी अमन, चैन, शांति और सद्भाव, भाईचारा कायम रखें। प्रत्येक प्रदेशवासी से मैं इस अवसर पर यही सबसे अपील करता हूं। देखिए, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। वही मैं कह रहा हूं। अब पर्याप्त ने भेजा होगा, लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, जो मैंने सुना है। मेवात से जो आपसी तनाव। वहीं मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता भी विपक्ष के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। आज जब ये मुद्दा संसद में उठा तो विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष के व्यवहार से दुखी हैं। वहीं पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर इस दौरान जमकर हमला किया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, विपक्ष रोज मणिपुर की चर्चा की बात तो करता है, लेकिन चर्चा से भागता भी है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया कि आज ही 2 बजे शुरू किया जाए मणिपुर की चर्चा, और उसी के तहत आज चर्चा अनाउंस की गई। और आपको जान के हैरानी होगी कि चर्चा की डिस्कशन सिर्फ मेरे मित्र माननीय सांसद श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्या जी ने नहीं मांगी थी, या कामाख्या प्रसाद तासा जी ने नहीं मांगी थी, या पवित्र मार्गरीटा ने नहीं मांगी थी। ये चर्चा विपक्ष के श्री एडी सिंह ने भी मांगी थी, डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने भी मांगी थी। इतने सारे माननीय सदस्यों ने ये चर्चा मांगने के बाद 176 में एडमिट किया गया। उसकी आज
तारीख तय करी करी, क्योंकि विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। आज आपने राज्यसभा में देखा है कि जब बार बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा। लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है, और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहती है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और अब 11 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। अगर पिछले 11 कार्य दिवसों में से एक दिन भी मणिपुर पर चर्चा होती तो बाकी दिनों में विधायी कार्य हो सकते थे। लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये कहा एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन 65 नोटिसेस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 31 जुलाई 2023 है। 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर पे चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाता। हम भी चाहते हैं कि सदन चले। और आज मुझे याद आता है उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी लोकसभा की, उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवाज सुनवाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। देखिए आज वहीं जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर को भी शूट कर दिया। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर सिस्टम को फटकार लगाई है। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है।
जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी। और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? वहीं नूंह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वहां पर पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया है। हमने केंद्र से भी बात की है, हम वहां शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। पूरी जानकारी मिली है और वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहां के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। और हम शीघ्र शीघ्र वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूं। सर, मंदिर में हिंदू भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए नहीं, कोई जहां पर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां पर फोर्स भेजी जा रही है। एसपी मेवात तो छुट्टी पर थे, लेकिन पलवल एसपी के पास ड्यू चार्ज था, ही इज ऑन द स्पॉट और फोर्स लेकर वो पहुंच रहे हैं लोगों को अगर कहीं पर फंसे हुए हैं उनको मुक्त करवाने के। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। पुल निर्माण के दौरान क्रेन और स्लैब गिरा है, जिसके नीचे दबकर 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में ठाणे के शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से कम 17 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मशीन का इस्तेमाल समृद्ध एक्सप्रेस हाईवे के 3रे चरण के निर्माण में किया जा रहा था। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ ने जानकारी देते हुए कहा कि ठाणे जिले के शाहपुर तहसील में एक पुल के स्लैब पर क्रेन गिरने के बाद एनडीआरएफ की 2 टीमें घटनास्थल पर काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं होने की वजह से मजदूरों की जान चली गई। शाहपुर उपजिला अस्पताल में अब तक 15 शव लाए जा चुके हैं। 3 से 4 लोग घायल हैं। मृतकों के अलावा कई अन्य लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। गर्डर मशीन को जोड़ने वाली क्रेन और स्लैब 100 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे, जिसके बाद हादसा हो गया। मृतकों के शवों के साथ साथ घायलों को भी स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर उत्तर प्रदेश के हालात के लिए जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसाधनों से अमीर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पहले की गैर बीजेपी सरकार की कुनीति और कुशासन से गरीबी और बीमारू राज्य बना हुआ था। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुनीति और सुशासन से उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी। आज दुनिया मानती है कि यूपी गरीब और बीमारू राज्य नहीं बल्कि वो प्रदेश है जहां 6 साल में 5.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया। प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद के शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था
इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जितनी योजनाएं देश के अंदर आई, अगर ईमानदारी के साथ पहले 2.5 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया होता, प्रदेश की प्रगति होती, गरीब का कल्याण होता, उनके चेहरे पर खुशहाली होती और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरता, यहां की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती। उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्होंने व्यवसायियों का शोषण किया, उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम भी किया। यहां से ज्यादा कौन समझ सकता है? ये जो सीजन है बरसात का, 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक यह क्षेत्र भय और दहशत के साये में जीता था। न जाने कहां पर कब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किसी बच्चे को निगल ले। आज मैं कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रित किया है, पूरी तरह नियंत्रित किया है। इंसेफ्लाइटिस का संपूर्ण समाधान की घोषणा होनी बाकी है, बाकी उसका समाधान किया जा चुका है। पूरी तरह उन्मूलन की दिशा में घोषणा होनी मात्र बाकी है। और भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को निगल चुकी थी। वहीं औरैया में सावन के चौथे सोमवार पर शहर के शिवालयों में शिव भक्तों का मेला देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे। जलाभिषेक के लिए शहर से लेकर गांव तक शिव मंदिरों में कतारें देखने को मिली। भक्तों का तांता लगा हुआ था। जलाभिषेक करने वाले भक्तों के शिव मंदिर आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शिवालयों में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शहर के प्रमुख देवकली मंदिर में युवा भक्तों ने जलाभिषेक के बाद जमकर सेल्फी ली। युवतियों ने व्रत कर भगवान भोले की पूजन अर्चन की। इसके बाद मंदिर परिसर में चंदन से भोले का टीका लगाने के साथ ही रील बनाया, तस्वीरें ली। भोले भक्तों ने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष भी नजर आया। इसके बारे में क्या होगा? आज यहाँ देवकली मंदिर में कप्तान महोदय और मेरे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था देखा गया। मेरे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और साथ ही साथ जो श्रद्धालु आए थे, जो कांवड़िया आए थे, उन पर पुष्प वर्षा भी की। रोड सेफ्टी पखवाड़े। वहीं फिरोजाबाद में मणिपुर की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। भीम सेवक संघ की तरफ से मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में धरना दिया गया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के निलंबन को वापस लेने और मणिपुर घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही मणिपुर में हिंसा रोकने की भी मांग की गई। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ी और मणिपुर की जातीय हिंसा में, वर्गीय हिंसा में जो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, उसमें कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार की पत्नी को भी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये हमारे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस बीभत्स घटना पर सदन में किसी भी प्रकार का चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। और संजय सिंह जो सांसद हैं, जिन्होंने माननीय सांसद प्रधानमंत्री जी से सदन में चर्चा के लिए जब नोटिस दिया गया तो उनको राज्यसभा से निलंबित करने का जो काम किया, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये खतरे की घंटी है। हम संजय सिंह को समर्थन देने के लिए, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए, मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए, मणिपुर के दोषियों पर कार्रवाई कराने के लिए ये हमारा धरना है।
वहीं पुरानी दिल्ली के क्लॉथ मार्केट में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने और 2024 में बीजेपी की सरकार बनने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से की गई। पुरानी दिल्ली के क्लॉथ मार्केट में 95 साल पुराना शिव मंदिर है, जहां सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक विजय जॉली ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। 2024 में फिर से भारत में बीजेपी की सरकार बने और यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो समाप्त हो। हमने इस 95 वर्षीय पुराने मंदिर के अंदर प्रभु श्री भोले बाबा शिवलिंग की पूजा अर्चना की। विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्रीय कल्याण के लिए, दिल्ली का कल्याण हो, सर्व समाज का कल्याण हो, इसके लिए हम हर सोमवार को सावन के 8 के 8 सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते रहे। आज चौथे सोमवार को विजय जॉली जी आए, मेरे 45 साल पुराने। देखिए, सावन मास के चौथे सोमवार को चांदनी चौक के इस प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ 95 वर्षीय ऐतिहासिक शिवलिंग है, वहाँ पर रुद्राभिषेक करते हुए हमने ये प्रार्थना करी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में बने, भारत में सुख और शांति रहे, यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त हो और मानवता की रक्षा करने के लिए सभी भारतीय एकजुट होकर आगे बढ़ें। वहीं उदयपुर में एसोसिएशन ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट भारतीय पत्रकार AIJ के देश भर के पत्रकारों का राष्ट्रीय सम्मान समारोह राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ। भारतीय पत्रकार संघ राजस्थान के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चेतन ठठेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट के देश भर के पत्रकारों का सम्मेलन और सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह झीलों की नगरी उदयपुर के हिरन मगरी सेक्टर 4 में स्थित अटल सभागार भवन में किया गया। इस समारोह में अलग अलग राज्यों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता, समाज और राजनीति पर चर्चा की। साथ ही वर्तमान स्थिति में पत्रकारों का सम्मान, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। वहीं मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के लाजपत नगर में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई गर्भवती महिला के ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद अगले ही दिन डॉक्टरों ने महिला का दूसरा ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई। महिला के पति आलोक दीक्षित ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई के लिए थाना कटघर में तहरीर दी है। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के मिलन विहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक आलोक दीक्षित ने अपनी पत्नी शिल्पी और नंदिता को कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर में वरदान नर्सिंग होम में 30 जुलाई को भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने नंदिता का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से नंदिता के एक बेटा भी हुआ, जिसके बाद महिला का एक और ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश जी, क्या घटना हुई है आपकी बेटी के साथ में और कहाँ हुई है? का ऑपरेशन कल यहाँ बच्चे होने वाला था, उसके यहाँ पर ऑपरेशन करवाया था कल शाम 5:30 बजे। और उसके बाद लड़का हुआ। लड़का इन्होंने अंदर मशीन में रख दिया था और लड़की नीचे कमरे में आ गई थी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मतलब प्रॉब्लम जैसी हो रही थी उसे, तो इन्हें बताया तो ये इंजेक्शन लगा देते थे उसके। वो बार बार बताती थी दर्द हो रहा है तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। और फिर 1:30 बजे से उसे पेशाब ही नहीं आई। मामला ये था कि मेरे मित्र आकाश दीक्षित की भाभी यहाँ पर कल आई थी, उनको एडमिट किया गया था। उनकी डिलीवरी थी, 6 साल बाद उनकी डिलीवरी हो रही थी, उनका पहला बच्चा था। तो डॉक्टर ने इनको कल एडमिट किया, बिना जांच करे सब कुछ करे इनको ऑपरेशन कर दिया। जैसा आकाश और उनके भैया ने मेरे को भी बताया था, यहाँ पर अंदर भी बताया था, तहरीर में भी हमने वो चीज़ लिखवाई है कि बिना जांच करे इन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी इन लोगों ने कोई संतुष्टि हमारे को जवाब नहीं दिया। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां नियंत्रित तेज रफ्तार बस ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में परिचालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बस रोडवेज दिल्ली से बदायूं जा रही थी। डिबाई थाना क्षेत्र के दिल्ली बदायूं हाईवे पर वर्मा होटल के पास की ये घटना बताई जा रही है।
वहीं शाहजहांपुर में जल चढ़ाने जा रहे कांवरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में लगभग 1 दर्जन कांवरिये घायल हो गए। हादसे में कोई भी कांवरिया गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। घटना थाना रोजा क्षेत्र के अटसलिया गांव के पास की है, जहां गंगा से जल लेकर गोला गोकर्ण जा रहे थे कांवरिये। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। ट्रैक्टर से 2 ट्रॉलियों को जोड़ा गया था। अचानक मोड़ आने पर एक ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के पलटने में उसमें सवार लगभग 1 दर्जन कांवरिया घायल हो गए। किसी भी कांवरिये को गंभीर रूप से चोट नहीं आई। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद कांवरिये आगे की तरफ रवाना हो गए। इधर गाड़ी आ रही थी, इधर से हल्के से ब्रेक चला और वो पीछे वाली ट्राली का बैलेंस बना हुआ। डबल ट्राली तो आप अपने आप से डिसबैलेंस होकर पलट। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।